सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो एक प्लेन को हाईजैक करे, फिरौती के पैसे ले और फिर बीच हवा में प्लेन से कूदकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए? आज हम डीबी कूपर की इसी हैरान कर देने वाली कहानी की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से एफबीआई की नींद उड़ा रखी है। 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, हजारों सुराग हाथ लगे, लेकिन आज भी डीबी कूपर का केस अमेरिकी इतिहास का इकलौता अनसुलझा प्लेन हाईजैकिंग केस बना हुआ है। मतलब आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, डीबी कूपर का आखिर हुआ क्या? क्या उसने वाकई परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया या फिर वो किसी अनजान जंगल में गुम होकर रह गया? चलिए एक एक करके सारे सबूतों को खंगालते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 को। नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भर रही थी। लेन में एक बिल्कुल शांत सा बिजनेस सूट पहने आदमी बैठा था, जिसने अपना नाम बताया डैन कूपर। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट पकड़ाया। अटेंडेंट को पहले तो लगा कि शायद वो अपना फोन नंबर दे रहा है, लेकिन कूपर ने धीरे से कहा, मिस, बेहतर होगा आप वो नोट पढ़ लें, मेरे पास बॉम्ब है। और फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर लाल सिलेंडर और तारों का एक जंजाल था। ये कोई मजाक नहीं था, खतरा बिल्कुल असली था। कूपर की जो मांगे थी वो एकदम नपी तुली थीं। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और सिएटल में लैंडिंग पर एक फ्यूल ट्रक तैयार चाहिए। साफ था कि उसने हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग कर रखी थी। अब एयरलाइन के पास उसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। तो ठीक है, विमान सिएटल में लैंड हुआ, यात्रियों को पैसों और पैराशूट के बदले रिहा कर दिया गया और अब कहानी के अगले सबसे सनसनीखेज हिस्से की बारी थी। प्लेन में सिर्फ कुछ जरूरी क्रू मेंबर्स के साथ विमान ने फिर से उड़ान भरी, इस बार मेक्सिको सिटी के लिए। कूपर ने पायलटों को साफ निर्देश दिए कि प्लेन को 10,000 फीट से नीचे और जितना हो सके उतना धीमा उड़ाना है। और फिर रात के करीब 8:15 बजे वॉशिंगटन के ऊपर घने तूफानी अंधेरे में वो पैसों से भरा बैग लेकर प्लेन के पिछले हिस्से से कूद गया और बस गायब। जब प्लेन आखिरकार लैंड हुआ तो कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। पीछे क्या छोड़ा उसने? एक टाई क्लिप और 66 ऐसे फिंगरप्रिंट्स जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक। और अब शुरू होती है एफबीआई की दशकों तक चलने वाली छानबीन। और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या कूपर उस छलांग के बाद जिंदा बच भी सकता था? क्या कोई ऐसी छलांग में बच सकता था? एफबीआई को तो पहले लगा कि भाई ये नामुमकिन है। जरा सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती, खून जमा देने वाली ठंडी हवा, 0 से भी कम तापमान, और ये सब उसने किया एक मामूली बिजनेस सूट और लोफर्स पहनकर। सुनने में तो यही लगता है कि बचना नामुमकिन था, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था जिसने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। लेकिन यहां पर एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। हुआ ये कि कूपर से इंस्पायर होकर कम से कम 5 और लोगों ने ऐसी हाईजैकिंग की कोशिश की और वो कूदने के बाद जिंदा बच गए। अचानक से ये ख्याल कि कूपर भी बच गया होगा अब उतना नामुमकिन नहीं लग रहा था। अच्छा, एक मजेदार बात, ये जो नाम है ना, डीबी कूपर, ये भी एक रिपोर्टर की गलती का नतीजा है। हाईजैकर ने तो अपना नाम डैन कूपर बताया था, लेकिन डीबी नाम लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा कि आज तक वही इस्तेमाल होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज को दिखाता है जिसे एंकरिंग बायस कहते हैं। मतलब हम अक्सर हमें मिली पहली जानकारी पे ही टिके रहते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो अब चलिए कहानी में 8 साल आगे चलते हैं, जब इस केस में एक बहुत ही अहम और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हुई जिसने मामले में फिर से जान डाल दी। साल था 1980। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक 8 साल का बच्चा कोलंबिया नदी के किनारे खेल रहा था और उसे वहां मिले $20 के नोटों का एक सड़ा गला बंडल, पूरे $5,800। ये एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था। एफबीआई ने कंफर्म किया कि इन नोटों के सीरियल नंबर कूपर को दिए गए पैसों से मैच करते हैं। सालों की चुप्पी के बाद यह पहला ठोस सबूत था। पर क्या यह इस बात का सबूत था कि वो बच नहीं पाया या कुछ और? तो पैसों का तो पता चल गया, लेकिन अब सवाल था कि ये आदमी था कौन? चलिए अब देखते हैं कि उसकी पहचान को लेकर क्या सुराग मिले और कौन कौन शक के घेरे में आया। अब देखिए, फिजिकल सबूत तो बहुत कम थे, लेकिन जो थे वो बड़े काम के थे।
उसकी टाई क्लिप पर टाइटेनियम के कुछ दुर्लभ कण मिले, जिससे अंदाजा लगा कि उसका एविएशन इंडस्ट्री से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। और चश्मदीदों के बताए हुलिये के आधार पर वो मशहूर स्केच बना, जो इस रहस्यमयी आदमी का चेहरा बन गया। इस केस में सालों तक कई सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए, पर दो नाम हमेशा सबसे ऊपर रहे। रिचर्ड मैकॉय, जिसने कूपर जैसी ही एक हाईजैकिंग की थी, और रॉबर्ट रेक्सट्रॉ, जो वियतनाम युद्ध का एक सैनिक था। दोनों के खिलाफ कुछ सबूत तो थे, लेकिन कोई भी इतने पुख्ता नहीं थे कि कुछ साबित हो सके, और आखिर में एफबीआई ने दोनों को ही लिस्ट से हटा दिया। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के आखिर में और देखते हैं कि आज इस केस का स्टेटस क्या है। पूरे 45 साल की जांच के बाद 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियली इस केस को बंद कर दिया। मतलब हजारों सस्पेक्ट्स, अनगिनत थ्योरीज और ना जाने कितने घंटों की जांच, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। वो कभी भी ये पक्के तौर पर नहीं कह पाए कि डीबी कूपर आखिर था कौन। तो आखिर में हम कहां आकर खड़े होते हैं? क्या एक शख्स ने वाकई इतिहास का सबसे परफेक्ट क्राइम किया, पैसों के साथ फरार हुआ और गुमनामी में एक नई जिंदगी शुरू कर दी? या फिर वो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के घने, बेरहम जंगलों में कहीं एक कंकाल बनकर रह गया? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही वो रहस्य है जो डीबी कूपर की इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है।